कश्मीर की अहम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले बड़ी खबर आपके हवाले से आ रही है। देश में खुदरा महंगाई से बड़ी राहत मिली है। जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर महंगाई दर पहुंची। महंगाई दर गिरकर 1.55% पर यानी 1.55% पर पहुंची है। 8 साल में सबसे निचली सतह पर महंगाई दर पहुंची है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देश में खुदरा महंगाई से बड़ी राहत लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है और ये सबसे निचले स्तर पर 2017 जून के बाद सबसे निचले स्तर पर महंगाई दर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और ये महंगाई दर खुदरा महंगाई दर है जो कि बड़ी उससे राहत लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जून 2017 के बाद से सबसे निचले स्तर पर महंगाई दर पहुंची है और इस वक्त महंगाई दर कितनी है, कहां पर पहुंची, वो आपको बता देते हैं। आंकड़ा क्या कह रहा है? महंगाई दर गिरकर इस वक्त 1.55% पर पहुंचा है, यानी 1.55% पर महंगाई दर पहुंची है। 8 साल में सबसे निचले स्तर पर महंगाई दर देखी जा रही है, जो लोगों के लिए राहत भरी खबर है। और दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ी मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुरानी गाड़ियों के मालिकों पर कोई एक्शन नहीं होगा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाहन मालिकों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। इससे पहले इस हवाले से कदम उठाए गए थे, हुक्मनामा जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में इस हवाले से जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएं कि याचिका दायर की थी, पिटीशन दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से 2018 के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की गई थी, जो कहीं ना कहीं अब एक बड़ी राहत देते हुए लोगों को दिखाई दे रही है। क्योंकि जब बाहरी राज्यों की गाड़ियां 10 साल या 15 साल पुरानी दिल्ली में एंट्री के लिए आती थी तो उन्हें एंट्री नहीं दिया जाता था और अगर वो एंट्री पा गई तो उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता था। तो कहीं ना कहीं अब उन गाड़ी के मालिकों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही। तो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मालिकों को राहत दी है 10 साल पुरानी डीजल के गाड़ियों की मालिकों को। और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन आपको बताएं कि उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। यानी 10 साल पुरानी गाड़ियां अगर डीजल वाली होंगी तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत पाती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ 15 साल पुराने अगर पेट्रोल वाहन है, व्हीकल हैं, तो उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आज मिली है। आपको बताएं कि इस हवाले से दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, पिटीशन, अर्जी दाखिल की गई थी और अपने पुराने आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने आज इस हवाले से फैसला दिया है कि पुरानी गाड़ियों के हवाले से अब कोई एक्शन नहीं होगा। और एक के बाद एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की करतूत देखने को मिल रही है। भारतीय उच्चायोग में अखबार देने से मना कर दिया गया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तानी उच्चायोग में अखबारों की आपूर्ति रोक दी गई है। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में अखबार पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी जैसे को तैसा। पाकिस्तानी हाई कमीशन की ये हिंदुस्तान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वहां पर अब अखबार देने से पाबंदी लगा दी गई क्योंकि पहले जो कदम उठाया पाकिस्तान ने उठाया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारी हार के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान की करतूत देखने को मिली वो ये कि भारतीय उच्चायोग यानी भारत का जो हाई कमीशन है उसमें अखबार देने से मना कर दिया है पाकिस्तान ने और जैसे को तैसा जवाब देते हुए भारत दिखाई दे रहा है। इसलिए भारत ने अब दिल्ली में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन में अखबार की मनाही कर दी है, पाबंदी लगा दी। और अब रुख करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों का। जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी 1990 में कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले से जुड़ी हुई है। एसआईए की टीम ने अलग अलग लोकेशंस पर दबिश दी और इस पुराने केस से जुड़े सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश की। मामला 3 दशक पुराना है, लेकिन एजेंसी इसे सुलझाने के लिए नए सिरे से जांच कर रही है। कार्रवाई में लोकल पुलिस भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन लंबा चल सकता है क्योंकि केस से जुड़े कई पहलू अब भी सामने आने बाकी हैं। ये छापेमारी यासीन मलिक के घर पर भी हुई। वहीं इस पूरे मामले पर रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना ने कहा है कि 36 साल से इस मामले में न्याय नहीं मिला। उम्मीद है जो कार्रवाई की जा रही है उससे सरला और उनके परिवार और कई कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा।
सरला भट्ट मर्डर और रेप केस में एसआईबी की छापों में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो केस में नया मोड़ लाते हैं। पिछले 36 वर्षों से कश्मीरी पंडित समुदाय, सरला भट्ट का परिवार और अनगिनत मासूमों की जिनकी हत्या हुई है, जिनके साथ नरसंहार हुआ है, उन सब के परिवार न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि एसआईबी की जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो रेड्स हैं और ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा एक सीरियस अटेम्प्ट है न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को न्याय दिलाने के लिए। 2 साल पहले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 सीरियस केसेस जस्टिस नीलकंठ गंजू, सरला भट्ट के केस एसआईबी को ट्रांसफ़र करे थे और अभी तक उनमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखी है। उम्मीद करता हूं कि अब एसआईबी इन केसेस को फास्ट ट्रैक करेगी, इनमें जो नए नए एविडेंसेस आए हैं उनको इस्तेमाल करेगी और यासीन मलिक जैसे कुख्यात आतंकवादी जिसका हाथ दोनों हत्याओं में है, जस्टिस नीलकंठ गंजू और सरला भट्ट, जावेद मिल्कर जैसे आतंकवादी, बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादियों के साथ उनको पनिशमेंट मिलेगी उनकी, और समुदाय को न्याय मिलेगा। नहीं तो आज की डेट में 36 साल से आतंकवाद रिलेटेड किलिंग में कश्मीर में कन्विक्शन रेट 0 है और ख़ासकर एक समुदाय जिसने जातिसंहार नरसंहार देखा है, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो उम्मीद करता हूं कि एसआईबी की इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक होगी, जो उन्होंने रेड करें उनसे न्याय प्रक्रिया में तेज़ी आएगी और जल्दी ही समुदाय और परिवार को न्याय मिलेगा। और जम्मू कश्मीर बीजेपी की प्रवक्ता रजनी सेठी ने 1990 में मारी गई कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट की शहादत के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की। उन्होंने आतंकवाद पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा की सराहना की। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार सभी आतंकवादियों और उनके समर्थकों को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। सरला भट्ट जो कि मार्टियर थी, जिनको शहीद किया गया था 90s में, उस सिलसिले में इस कनेक्शन में कई मकानों को सर्च किया गया श्रीनगर में, और जो गुनहगार हैं उनके घरों की आज तलाशी ली गई है। क्या लगता है कि बहुत सालों के बाद अब ये जो केस है दोबारा से रीओपन हुआ है, कितना बड़ा कदम है और क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहूंगी केंद्र नेतृत्व का, अपने गृह मंत्री जी का, जिन्होंने पिछले लगातार 1-2 दिनों से मुझे लग रहा है कश्मीर में अलग अलग जगह पे रेड पड़ रही हैं, जिनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी। जो टेररिस्ट अटैक हुए थे या हमारी महिलाओं के साथ रेप हुआ था या हमारी गिरजा तिक्कू जी थी जिनको आरी में चिरवा दिया गया था, ऐसे बहुत से केसेस कश्मीर में हैं जो सेंट्रल लीडरशिप ने एक डिसीजन लिया है कि ऐसे गुनहगारों को पकड़कर उनको सजा दी जाएगी। और एलजी साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, जो विक्टिम्स थे उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देने का और जो उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एफआईआर करने का। मुझे लगता है एक सराहनीय कदम जो पिछली सरकारों को करना चाहिए था। एनसी और कांग्रेस की सरकार में ये ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया। कश्मीरी पंडित समाज को लग रहा था कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, मगर एलजी साहब के नेतृत्व में और केंद्र में गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे डिसीजन लेने से मुझे लगता है एक उम्मीद की किरण जागी है पूरे जम्मू। 1990 की सरला भट्ट हत्याकांड में एसआईए की छापेमारी पर कश्मीरी पंडित कवि सर्बानंद कौल प्रेमी के बेटे राजेंद्र प्रेमी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये मामले 35 साल बाद फिर से खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आरोपियों को सजा के साथ न्याय मिलेगा और साथ ही साथ उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा का धन्यवाद जताते हुए कहा कि एलजी ने इस मामले को फिर से खोलकर अच्छा काम किया है। साथ ही कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को न्याय मिले। ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, 35 साल के बाद ये केस दोबारा से खुल रहे हैं, तो मेरी आशा ही नहीं, मेरा विश्वास है कि तमाम केसेस को खोला जाए और जहां पे जो भी दोषी लोग हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए और उनको बुक किया जाए। मैं ये आशा रखता हूं कि हमारे केस में भी जो पिछले साल ही खोला गया है उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हो गई होगी, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई होगी। और मैं ये उस दिन की आशा करता हूं जिस दिन मैं ये सुनूंगा कि ये लोग इसमें दोषी थे, इनको हमने बुक किया हुआ है और ये दोषी हैं। मेरी आंखों के सामने वो दृश्य आ जाए जब मैं ये सुनूंगा, उस दिन मैं तमाम सरकार को बधाई के पात्र होंगे, मैं उनको ज़रूर बधाई दूंगा। सर, मैं ये बात पिछले 35 साल से कह रहा हूँ कि हमारी ज़मीन को हड़प किया गया है, हमारी मकानों को जलाया गया है और जो भी हमारी संपत्तियाँ हैं
वो हड़प की गई है, एनक्रोच की गई है, ट्रेसपास की गई है, एक लैंड माफिया ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो उपराज्यपाल महोदय ने इसके आदेश भी दिए हैं, लेकिन हमने व्यक्तिगत तौर से अपने केस में 1 इंच भी ज़मीन का नहीं बेचा है। 35 साल तक कोई एस्टैब्लिश नहीं हुई एनक्रोचमेंट वगैरह, हड़प करने की बात नहीं आई है, लेकिन अब मैंने सुना है अनऑफिशियली कि ज़मीन को हड़प किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरा जो हिस्सा बनता है, उनको मालूम है, क्योंकि इसमें जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ज़िला आयुक्त हैं, उनके नाम के अंडर में है ये सारी ज़मीनें, जिसे माइग्रेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, और एक माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट बना ही हुआ है। तो मैं आशा करता हूं, मेरा विश्वास है कि हमारी ज़मीन को रिट्रीव किया जाएगा और उनको अपने जो उनके मालिकाना हुकूक हैं, और जब तक मैं ये कहता हूं तब तक सरकार को चाहिए कि हमें एक पासबुक दें। हम पैसा करते हैं जमा अपने बैंक में, वो हमें पासबुक देते हैं, हमें चेक बुक देते हैं कि ये आपका इतना पैसा हमारे पास है। उसी तरह से कश्मीरी पंडितों की जितनी भी संपत्ति सरकार के पास है, उसके पासबुक दिए जाने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कुलगाम में 12वें दिन भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी रहा। एनकाउंटर साइट पर सेना और पुलिस के बड़ी ऑफिसर्स पहुंचे हैं। जीओसी 15 कोर और जीओसी विक्टर फोर्स ने कुलगाम मुठभेड़ स्थल का दौरा किया। कुलगाम एनकाउंटर कश्मीर घाटी का सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन है। ये मुठभेड़ 1 अगस्त से लगातार चल रही है। अब तक 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। आईजीबीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार के लॉन्चिंग पैड्स पर घुसपैठियों की संख्या में कमी आने की पुष्टि की है। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और बीएसएफ हर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने वालों के लिए तैयार है। और साथ ही साथ उन्होंने आयोजित साइकिल रैली को कश्मीर की बेहतर सुरक्षा स्थिति और पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश बताया। बीएसएफ जिस भी एरिया में काम करती है वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन से अपना बड़ा ही अच्छा समन्वय रखती है। 79th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में 79 पार्टिसिपेट्स जो साइकिलिस्ट थे, जिसमें करीब 40-42 लोकल साइकिलिस्ट थे और बाकी हमारे बीएसएफ के ऑफिसर और जवान थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस साइकिल रैली का उद्देश्य था कि जो कश्मीर के यूथ हैं उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित किया जाए और जो कश्मीर में इम्प्रूव होते हुए सुरक्षा का माहौल है वो देश भर में उसका एक संदेश दिया जाए, क्योंकि 79 किलोमीटर्स बांदीपुर से यहाँ आना इतने सारे साइकिलिस्ट है, वो एक इंडिकेट करता है कि सुरक्षा की स्थिति काफ़ी बेहतर हो रही है कश्मीर वैली में। फिर हमने 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है इस पूरी साइकिल रैली में, और जो कि एक टूरिस्टिक मैप पे उनको दर्शाने के लिए कि वो भी अच्छी टूरिस्टिक एरिया है। वुलर लेक है जो बांदीपुर से, जहाँ से हमारा साइकिल रैली शुरू हुए थे, देन गंदरबल, श्रीनगर और बडगाम। सो उसका भी एक संदेश देना कि इन चारों डिस्ट्रिक्ट में भी कैसे काफ़ी दर्शनीय स्थल है। मेनली युवाओं के साथ मिलके और सिक्योरिटी फोर्सेस और यहाँ की लोकल पॉपुलेशन जॉइंटली मिलके सिक्योरिटी सिचुएशन कैसे इम्प्रूव कर सकती है, वो उसका ओवरऑल एक उद्देश्य था। और स्टेटहुड की मांग को लेकर जम्मू में लगातार कांग्रेस की तरफ से भूख हड़ताल किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल लगातार जारी है। आज कठुआ से भी कई कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जैसे कि 9 से लेकर 21 अगस्त तक ये कांग्रेस की चेन भूख हड़ताल जारी है और इस भूख हड़ताल के जरिए कांग्रेस स्टेटहुड के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। लाल सिंह जी, जो आज आप कठुआ से आए हैं, क्या कहेंगे? जो आपकी जो स्टेट लेने आए हैं और स्टेट लेने आए हैं, स्टेट लेके जाए, सिंपल सी बात। अब स्पीचेस हैं, तकरीरें हैं, हो जाने उसके बाद कर लेंगे सारा कुछ। ये बताइए, ये जो एनडीए या बीजेपी सरकार है वो तो स्टेटहुड के बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं रही है। कौन? बीजेपी। वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। आप पिछले 9 तारीख से हमें क्या उसकी परेशानी है? ना बोले, हमें तो लेनी है, सिंपल सी बात। उनके ना बोलने से हमें क्या फर्क? उन्होंने तो बर्बाद करना छोड़ दिया, अब आगे क्या बोलना है? बोल क्या सकते हैं? उनके पल्ले है क्या बोलने का? इसलिए वो स्टेट, ये तो मसला ही नहीं है कि स्टेट को रोक सकता है। स्टेट तो लेनी है, हर शुरू से लेनी है। आपको क्या लगता है कितना नुकसान हुआ है स्टेटहुड के ना होने? स्टेट का नुकसान इतना ज्यादा हो गया कि हम उसकी भरपाई आने वाले 20-25 साल लगेंगे, कांग्रेस आएगी तो।
मनोला जी, चौथा दिन है आज, इसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप देखो पूरा इलाका, पूरी रियासत इसके ग्रिप में आ रही है। कल उधमपुर था, इससे पहले जम्मू अर्बन शहर के थे, आज कठुआ से लोगों में उत्साह देखो। इतनी बारिश के बावजूद भी यहाँ पे पहुंचे अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए, अपनी जायज मांग को उठा रहे हैं। और वो जायज मांग जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, और उसके बावजूद भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया रियासत के दर्जे को रिस्टोर करने का। ये दिन ब दिन गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा है। शायद भाजपा हमारे सब्र के बांध का टेस्ट ले रही है। सब्र का बांध फूट गया, फिर हमारे बस में भी नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर में एक और लहर निकलेगी कि आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अपनी क्रमिक भूख हड़ताल जारी रखी। इसमें पुलवामा के पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमारी रियासत हमारा हक के बैनर तले भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि कांग्रेस राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। बिल्कुल ये जंग जारी रहेगी करा साहब के अध्यक्षता में, और हमें पूरा भरोसा है अपने मुल्क पे। और जिस तरीके से भारत सरकार, अंधी बहरी सरकार, हिटलरशाही सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं कि आपने देश के देशवासियों से वादा लिया था कि जम्मू कश्मीर अवाम के साथ इंसाफ होगा, हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दायरे में हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी बनी बनाई स्टेट थी, अपना कल्चर था, अपना ट्रेडिशन था, उस रियासत को तार तार किया गया है अनडेमोक्रेटिकली, अनपार्लियामेंट्री। तो हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि हमारी रियासत का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल हो जाए, ताकि जम्मू कश्मीर अवाम ये महसूस करें कि हमें अपनी रियासत वापस मिली। तो बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस ने ये चेन हंगर स्ट्राइक जो है वो जारी रखी है, और इनका यही मकसद है कि किसी न किसी तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो सॉल्व हो जाए और जम्मू कश्मीर को वापस रियासती दर्जा जो है वो दिया जाए। आफाक के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता यानी एलओपी सुनील शर्मा ने राज्य के मुद्दे पर भूख हड़ताल के आयोजन को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने इसे उमर सरकार की नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक राजनीतिक नौटंकी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी प्रमुख सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों खेल रही है। वहीं उन्होंने एनसी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से किए गए एक भी वादे को पूरा करने में विफल रहे हैं, इसलिए दोनों पार्टियां राज्य के मुद्दे पर शोर मचा रही हैं। मुझे लगता है कि इसको कहने की, करने की, बोलने की और मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस मजबूर है। जो कांग्रेस अपना आधार जम्मू कश्मीर में खो चुकी है, जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में मर चुकी है, उनको लग रहा है कि शायद एक जीवन दान इस मुद्दे में, इस एजेंडे में उनको मिलेगा, लेकिन ये उनकी भूल है। कांग्रेस एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अलायंस पार्टनर है सरकार में, और अगर देखें पिछले एक साल के इस अंतराल में, तो कांग्रेस हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रही है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में राज्य जो मांगता है वो 370 वाला राज्य मांगता है, स्टेट विद 370, जिसे वो सो कॉल्ड स्पेशल स्टेटस कहते हैं। उस पर इन्होंने गोलमोल भाषा में एक रेजोल्यूशन भी पास किया, जिसमें कांग्रेस के 2-3 धड़े हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को स्टेटमेंट देना पड़ा, उसका अपना एक स्टेटमेंट था। इनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसका अलग स्टेटमेंट था, राहुल गांधी साहब का अलग स्टेटमेंट था। कहने का मतलब है कि कांग्रेस एक असमंजस में है। अब इन्हें लगता है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस से हटके हम अपना एक साम्राज्य खड़ा करेंगे स्टेटहुड के नाम पे। कमिटमेंट है, एक प्रॉमिस है कि मैं बात करना चाहता था, आपने एकदम आधा अधूरा मेरा सुना। ये स्पष्टता वो करे। दूसरी स्पष्टता, वो तो सरकार के पार्ट है ना, तो क्या उन्होंने
सरकार बनने से पहले या बनाने से पहले कमिटमेंट्स नहीं किए थे? क्या उन्होंने नहीं कहा था? या अगर हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे चले जाएं, उनका तो कुछ बना होगा, उस पे बात करें, वो गैस सिलेंडर पे बात करें, वो राशन पे बात करें, वो एम्प्लॉयमेंट पे बात करें। उन्होंने तो बहुत सारी बातें की है। तो जो कमिटमेंट उनने खुद की है वो कौन याद दिलाएगा? अपनी कमिटमेंट तो वो भूल चुके हैं, दूसरे की कमिटमेंट याद दिलाने चलें। जिस कमिटमेंट को हम सुबह से शाम तक कह रहे हैं, हमारे सारे नेता कह रहे हैं, हमारे सारे लोग कह रहे हैं, हमारे सारे मंत्री कह रहे हैं, स्टेटहुड मिलेगा, वो ये क्लियर करें कि राशन कब मिलेगा, वो ये क्लियर करें कि सिलेंडर कब देंगे, वो ये क्लियर करें कि बिजली कब देंगे, वो ये क्लियर करें कि एम्प्लॉयमेंट कब देंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। अगर दर्द से नगर में तिरंगा महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एलजी की युवाओं से अपील, हर घर लगाएं तिरंगा। सीएम उमर बोले, तिरंगा हमारी शान। चंबा में भूस्खलन के बाद सड़क धंसी, चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे का 150 फीट हिस्सा धंसा, घंटों से। श्रीनगर के बोटानिकल गार्डन में तिरंगा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस तिरंगा महोत्सव में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला, मंत्री सकीना इत्तू समेत कई मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम में एलजी ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों के पराक्रम को भी याद किया। और उपराज्यपाल ने कहा कि ये तिरंगा महोत्सव जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास है। बुधवार से जम्मू कश्मीर हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की है। कल यानी 13 अगस्त से हर घर तिरंगा का तीसरा चरण शुरू होगा। सरकारी भवन से लेकर गांव-गांव में हर घर तिरंगा फहरेगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं, सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूं कि हर घर तिरंगा अभियान हर नौजवान के सपनों और आकांक्षाओं का अभियान है। यह आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का अभियान है और अब अतीत की तरफ नहीं बल्कि भविष्य की ओर स्पष्ट लक्ष्य और संकल्प के साथ अपने रास्ते हमें तय करने हैं। और घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेने का अभियान है। कल से जम्मू कश्मीर के कई लाख घरों पर लहराता हुआ तिरंगा हमारे आदर्शों, हमारी एकता और इस मिट्टी में रचे बसे सद्भाव के अलावा उस सद्भाव के उत्सव का अभियान है। इसलिए आप सभी को मैं आग्रह करूंगा, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की जरूरत है। वहीं तिरंगा महोत्सव में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अकेले भी तिरंगे की शान रख सकते हैं। तिरंगा हमारी शान है, हमारा अभिमान है। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी ना किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर, जरूरी नहीं है कि हम सब मिलके कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे,
ये झंडा, ये हमारी पहचान है। इसकी हम गरिमा रखें, इज्जत रखें। और वहीं वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने कहा कि श्रीनगर में तिरंगा महोत्सव बदलते कश्मीर की नई तस्वीर है, नए कश्मीर की झलक है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां इंद्रावी हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक मेगा तिरंगा यात्रा और उसके बाद तिरंगा महोत्सव और काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या यह बदलता कश्मीर है? वाकई में बदलता कश्मीर है और हर हाथ में तिरंगा है, हर दिल में तिरंगा है, हर चेहरे पे खुशी है। 5 अगस्त 19 के बाद जो बदला हुआ कश्मीर है, आज आप हर गली में, हर कूचे में और हर हाथ में देख रहे हैं तिरंगा। ये वाकई में बदलता हुआ तकदीर है इस कश्मीर का, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमसे वादा किया था और गृह मंत्री जी ने उसी को शर्मंदे ताबीर यहाँ के लोगों ने किया, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। आज दोनों सरकार, चुनी हुई सरकार भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इकट्ठे थे, सारे लोग, क्योंकि इसमें आपने देखा सिविलियन थे सारे जिनके हाथों में तिरंगे थे। ये बदलता हुआ कश्मीर भी है और नई सुबह का आगाज भी है। हमने देखा कि काफ़ी तादाद में जो स्कूल चिल्ड्रन है, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पे आए थे। हाँ। तो देश प्रेम का जो जज्बा था, क्या उसको तकवीत देने की एक कोशिश थी? बिल्कुल ये है, क्योंकि जो आज से पहले हम देखते थे बच्चों के हाथों में पत्थर होते थे, लेकिन वो दौर अब खत्म हो गया, वो अंधेरा अब छट गया है। अब जो तिरंगे की बात होती है और राष्ट्रगान की बात होती है, यही हमारी नई पीढ़ी की पहचान है और यही पहचान रहनी चाहिए। में आज़ादी आने वाला है, तो क्या मैसेज रहेगा? यौम आज़ादी ही के जश्न में ये सारी चीज़ें मनाई जा रही हैं और ये उसी के महा उत्सव जो होता है ये तिरंगे का, ये आज़ादी का जश्न है और आज़ादी का जश्न 15 अगस्त को मनाया जाएगा। उसमें भी तमाम लोग खुशी से जाएंगे और तिरंगे के साथ ये जश्न आज़ादी मनाएंगे। तो ये थी डॉक्टर सईद दरख्शां इंद्रावी, तो जिन्होंने तिरंगा यात्रा या फिर तिरंगा महोत्सव जो है उस हवाले से अपने तासरात पेश किए। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी। और बांदीपुरा में बीएसएफ की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली बांदीपुरा से शुरू होकर बीएसएफ हेडक्वार्टर कश्मीर फ्रंटियर हुमहामा में समाप्त हुई और 79 किलोमीटर लंबी रैली में 79 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया और इनमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें 42 स्थानीय कश्मीरी और बाकी बीएसएफ के जवान शामिल थे। इस मौके पर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पेट्रोल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सभी प्रतिभागियों और विनर्स को मैं हृदय से आज बधाई देना चाहता हूं, जिनको विशेष रूप से मेडल मिला। केवल उनको ही नहीं बल्कि वे सभी 79 साइकिलिस्ट का मैं हृदय से अभिवादन करना चाहूँगा, जिन्होंने 79वें इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में 79 किलोमीटर की इस साइकिल रैली, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हुई है, उसमें हिस्सा लिया है। मैं मानता हूं कि यह 79 किलोमीटर आज़ादी के उन 79 वर्षों का प्रतीक है जो आज़ाद भारत ने पूरा किया है। यह संघर्ष, समर्पण और निर्माण की यात्रा रही है, जिसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, नीति निर्माताओं ने अपने लहू से सींचा है। मैं देश की प्रथम रक्षा पक्ति बीएसएफ का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस आयोजन द्वारा सीमा प्रहरियों, पुलिस, आर्म फोर्सेस, अर्धसैनिक बलों तथा कश्मीर के सामान्य युवा और निवासियों को मैं बधाई देता हूं। और पामपोर पुलिस ने गालंदर से सैफरन टाउन तक तिरंगा रैली निकाली और रैली का नेतृत्व एसडीपीओ आरपी सिंह ने किया, जबकि एसएचओ खालिद फयाज और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। रैली में पुलिसकर्मियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया।
और साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कटरा में जम्मू कश्मीर पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त पहल से भव्य तिरंगा रैली आयोजित हुई। रैली में स्कूली बच्चों, शिक्षकों, व्यापारियों और आम नागरिकों ने उत्साह से हिस्सा लिया। कटरा पुलिस स्टेशन से शुरू होकर ये रैली मुख्य बाजार पैंथर रोड से होते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंची। रैली में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। एएसपी विपिन चंद्र ने राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देने वाले ऐसे आयोजनों की सराहना की और हर घर तिरंगा अभियान में भागीदारी की अपील की। हमने आज का ये कार्यक्रम ही इसी मुहिम के चलते रखा गया है कि हम अपने बच्चों को अपने राष्ट्रीय पद और राष्ट्रीय ध्वज की तरफ उनका सेंटिमेंट, उनका प्रेम जो है वो निकल कर बाहर आए। वो आप देखिए 2 किलोमीटर का बच्चों ने यहाँ पे एक मार्च किया जिसमें मार्केट एरिया, और हमने कल्मिनेशन के लिए रेलवे स्टेशन कटरा को चुना। और मुझे बड़ी अच्छा लगता है, बड़ा उत्साह से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सीआरपीएफ, यहाँ के लोकल नेता, हमारे सारे बिजनेस हाउसेस के हमारे सीनियर्स, कटरा के सीनियर सिटीजन्स और यंगेस्ट लॉट जो हमारा स्कूल का यंगेस्ट लॉट हमारे साथ है, उनका जो जज्बा है वो देखते ही बनता है। तिरंगा यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है और ये हमारी यंग जनरेशन को देश से मुतल्लिक भक्ति में उन्हें जोड़ना, ये इससे बड़ा कोई कदम हो नहीं सकता। और हम पुलिस डिपार्टमेंट का और सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें जुड़ी हुई है, हम सबका स्वागत करते हैं। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक तिरंगा रैली निकाली गई जिसमें हर वर्ग के लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग और खास तौर पर मातृ शक्ति, और आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल की और युवा शक्ति ने बढ़ चढ़कर इसमें साथ लिया है। और बानीपुरा के सुंबल में भी स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। एसडीएम मुर्तजा अहमद के नेतृत्व में सिंचाई कॉलोनी से डाक बंगला तक हुई इस रैली में महिलाओं, बच्चों, स्कूली छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और प्रशासन के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सैकड़ों लोगों ने तिरंगा फहराते हुए देशभक्ति के गीत और नारे लगाए, जिससे माहौल राष्ट्रीय एकता और गर्व से भर गया। जी वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 79th इंडिपेंडेंस डे। तो गवर्नमेंट ऑल ओवर द कंट्री हर घर तिरंगा कैंपेन जो है अभी कैंपेन चल रहा है ऑल ओवर द कंट्री। उसी कैंपेन की एक कड़ी ये भी थी कि हम एक तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज करें। तिरंगा रैली हमने स्कूली बच्चों की ऑर्गेनाइज की, टीचर्स की ऑर्गेनाइज की, सिविल सोसाइटी मेंबर्स इसमें थे, इसमें एम्प्लॉयज़ थे। तो हमने वॉक किया फ्रॉम जो गेट है इरिगेशन कॉलोनी का, यहाँ डाक बंगलो तक। बस ये वही कड़ी है, कड़ी का एक ये स्टेज था कि हम जो है वॉक करें, तिरंगा रैली करें। वो रैली ऑर्गेनाइज आज की गई थी सब डिविजनल ऑफिस से। स्वतंत्रता दिवस समारोह और हर घर तिरंगा अभियान के तहत श्रीनगर में देशभक्ति का अनूठा दृश्य देखने को मिला, जब 132 बटालियन ने यहाँ से घंटाघर से इसके पार्क तक एक भव्य तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों, स्कूली छात्रों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। रैली में लोग हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति के नारे लगाते हुए नजर आए। सीआरपीएफ जवानों ने हर घर तिरंगा को एक ऐतिहासिक पहल बताया, जिससे देशभक्ति की भावना आम जनमानस तक पहुंच रही है। हमें बहुत ही प्राउड हो रहा है अपने नेशन में, हम जो इस तिरंगा रैली के आज हिस्सा बन सके हैं। हमें बहुत ही अपने नेशन पे गर्व है, अपने जवानों पे गर्व है, अपने डिफेंस फोर्सेस पे गर्व है जो हम यहाँ पे तिरंगा रैली में आ सके हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जितने लोग हो सके उतने लोग इस तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट करें, शामिल करें, अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें ताकि वो भी आगे जाकर डिफेंस फोर्सेस में जाने की कोशिश करें और अपने देश को सर्व करें। ये जो आज का हमारा मेन मकसद है, हर घर तिरंगा। ये तिरंगा रैली का मकसद है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। बस यही मेरा एक उद्देश्य है कि जो भी हो तिरंगा रैली में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो मोदी जी ने निकाला है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, बस यही एक मकसद को हमें कामयाब करने के लिए ये तिरंगा रैली आज हमने निकाली है। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मीट मटन हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। नगर में तिरंगा महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एलजी की
और कुपवाड़ा में अब तक की सबसे बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। कुपवाड़ा के डीसी श्रीकांत बाला साहिब और एसएसपी गुलाम जिलानी वानी के नेतृत्व में निकली इस रैली में पुलिस, नागरिक प्रशासन, छात्र और समाज के सभी वर्गों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बाहरी छात्रावास से शुरू हुई इस विशाल रैली में बड़ी संख्या में बच्चों की भागीदारी रही। रैली ने पूरे शहर को तिरंगे के रंग में रंग दिया और हर घर तिरंगा अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का संदेश दिया। मेगा तिरंगा रैली डीसी ऑफिस से फ्लैग ऑफ की गई और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने कल सबसे अपील की थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग आए इसमें शिरकत करें। तो आज आप सब ने देखा कि कितना भारी मात्रा में लोग इसमें पार्टिसिपेट किए और ख़ासतौर से जो स्कूल के बच्चे हैं काफ़ी हमारे बढ़ चढ़ के उन्होंने अपना देश प्रेम दिखाते हुए रैली में वो उन्होंने शिरकत की। इसके साथ साथ हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं और ख़ासतौर से करगिल की आवाम है उन्होंने भी इसमें शिरकत की और यही एक जज्बा दिखाता है हम सबका देश के प्रति और देश के प्रति जो हमारा प्यार है वो दिखाता है। और आने वाली 15 अगस्त की बात करें तो पुख्ता इंतजाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनकी तरफ से किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। गुलमर्ग में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा साइकिल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। स्कूल प्रिंसिपल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली स्कूल के परिसर से शुरू हुई और मागाम गुलमर्ग राजमार्ग से होकर गुजरी। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों ने हाथों में तिरंगा लेकर अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन किया। रैली निकाली है जिसमें क्या आधे बाई साइकिल आए और बाई फुट आए हैं। सो इससे क्या आपको पता है 15 अगस्त आने वाला है। उस दिन हमारा जो ये देश है वो आज़ाद हुआ था और हमें अभी क्यों कर रहे हैं। हमें अपने वतन के साथ रहना चाहिए, हमें अपने वतन के साथ मोहब्बत करनी चाहिए और इसीलिए वही हम दिखा रहे हैं कि हमारा वतन कैसा है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त को हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जिसकी वजह से हम तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और हमें इस रैली में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है और हमें लगता है ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे सबको पता चले कि हमें हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या करना चाहिए। हम हमारे हिंदुस्तान के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। 15 अगस्त है वो अभी आने वाला है और 15 अगस्त के दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे है, जो कि हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये रैली इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इससे हमारे देश के साथ हमारा मोहब्बत ज़्यादा बढ़ेगा। हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम इसीलिए ये रैली निकाल रहे हैं। जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया के ट्रिब्यूट के लिए उनको ऊंचा दिखाने के लिए एक साइकिल रैली का इनेकाद किया है। साथ ही हमने कॉमन पीपल को, आम लोगों को, आम शहरियों को, मुलाजिमों को, सबको अवेयर करना कि पैट्रियटिज्म क्या होता है, नेशनल इंटीग्रिटी क्या होती है और हमारा ये जो आने वाला आज़ादी का दिन है इसको मनाने के लिए हमें करना क्या चाहिए। आखिर किस तरीके पर हम लोगों को बताएंगे कि हम कितने पैट्रियाटिक है, हम कितने अपने देश की आज़ादी को मनाने की खुशी में आगे जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने तासुरात सुने हैं कि किस तरह से बच्चों ने भी खुशी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि वाकई ये दिन हमारे लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि जो कौमी यकजहती हुब्बुल वतनी का जो पैगाम है और ये दिन जो है ये याद दिलाता है कि किस तरह से हमें अपनी वतन से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। बडगाम में आज जिला प्रशासन की ओर से मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ये रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम से शुरू होकर डीसी ऑफिस के सामने बहिश्ते ज़हरा पार्क में संपन्न हुई। रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें स्कूली बच्चे, सरकारी कर्मचारी और स्थानीय लोग शामिल थे। डीसी बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और एसएसपी निखिल बोरकर की अगुवाई में ये रैली निकाली गई। डीसी ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। बडगाम में हम मौजूद है और देश भर में आज तिरंगा रैली का एहतमाम हो रहा है। यहाँ पर भी बडगाम में डीसी बडगाम और एसएसपी बडगाम की क़यादत में ये रैली मुनक़द हुई। एक मरतबा फिर से आप ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम से ये जो रैली है बरामद हुई डीसी ऑफिस बडगाम में, ये रैली जो है इख्तिताम पजीर हो गई। जिससे आपको मालूम है वो है 5 वर्षों से तिरंगा रैली का एहतमाम हो रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत ये तिरंगा रैली का एहतमाम हो रहा है। जिसका आपको बताते चलिए कि रोज बडगाम में भी बडगाम की जो बिश्तज़रा पार्क है वहाँ पर हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वो मनाया गया था, क्योंकि 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। वहाँ पर कल स्टॉल्स लगाए गए थे, जहाँ पर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने वो स्टॉल्स नस्ब किए थे, जहाँ पर लोगों को जानकारी दी जा रही थी किस तरह की सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है और किस तरह से एक इंसान उन स्कीमों से फ़ायदा हासिल कर सकता है। यहाँ पर भी हम डिस साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार फिर से तिरंगा रैली में आप शिरकत कर रहे हैं, किस तरह से बयान करेंगे आज का दिन?
बहुत अच्छा लग रहा है और कई सालों से होता रहा है और बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने हर जगह से, ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं है बल्कि हर घर तिरंगा जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे सब डिविजनल ऑफिस में हर जगह हुई है। बाइक रैलीज हुई है, स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स हुए हैं। तो आज आप देख रहे हैं एक मेगा तिरंगा रैली भी डिस्ट्रिक्ट में हुई है जिसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि हम देख रहे हैं आपने कल भी हर घर तिरंगा मुहिम की कामयाबी पर जो फंक्शन की थी, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स जो भी मिल रही है लोगों को जानकारी दी थी। आज इस तिरंगा रैली से आप क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं जिला भर के लोगों को? देखिए, हर घर तिरंगा यात्रा में एक पेट्रियाटिज्म जो हम तिरंगा रैली निकालते हैं, साथ ही साथ ये भी देखते हैं हम कि दैट हमारे देश में जो आर्टिजन्स है, जो क्राफ्ट है, जो यहाँ का लोकल प्रोड्यूस है, उसका भी हम लोग प्रचार करते हैं, उनका डिस्प्ले करते हैं, लोकल आर्टिजन्स करते हैं। उनमें ट्राई कलर के थीम्स में होते हैं। अगर आप देखेंगे कल कैसे ट्राई कलर के थीम्स में क्रोल वर्क होता है या कोई सोजनी होती है, उस तरीके से डिफरेंट थीम्स पे लोगों ने, आर्टिस्ट ने डिस्प्ले किया, रंगोलियाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें बच्चों ने, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कुल मिला के ये एक जॉइंट एफर्ट है जन भागीदारी के तहत, इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और हम फैसिलिटेट करते हैं ऐसे चीज़ों को जिसमें जैसे जो प्रोग्राम है हर घर तिरंगा का, उसमें सब चीज़ों को पार्टिसिपेट कराना, लोगों को ले आना साथ में। तो ये हमारा उद्देश्य है और आज भी हमने वही किया। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये तस्वीरें आप देखिए क्योंकि हम लगातार आपको ही दिखा रहे हैं क्योंकि एसएसपी बड़गाम भी इस रैली में शिरकत कर रहे हैं और इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही कहा, जिला भर से लोग आए हैं, स्कूली बच्चे आए हैं, मकामी लोग आए हैं, जैसे डीसी बड़गाम ने कहा, क्योंकि इस रैली में कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे आर्टिजन्स हैं जिन्होंने अपने हाथ के हुनर से तिरंगे को डिज़ाइन किया है, वो भी इस रैली में मौजूद है। और क्योंकि कल भी एक प्रोग्राम हुआ था हर घर तिरंगा मुहिम की कामयाबी पर, जहां पर स्टॉल्स लगाए गए थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से और ये दर्शाया गया कि किस तरह से सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के जरिए एक इंसान अपना जो कामयाबी है वो लिख सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। और आज क्योंकि मैं फिर से बता दूं, ये तिरंगा रैली डीसी ऑफिस स्पोर्ट्स स्टेडियम बड़गाम से बरामद हुई और डीसी ऑफिस बड़गाम में ये इख्तिताम पजीर हुई। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। राजौरी जिले में भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। उपायुक्त के मुताबिक 12 अगस्त 2025 को बच्चों की सुरक्षा के लिए एक कदम उठाया गया। हालांकि मौसम की वजह से कई सड़कें अवरुद्ध हैं और परिवहन बाधित हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी अपडेट्स पर नजर रखने की अपील की है। राजौरी जिला में भारी बारिश के चलते आज तमाम स्कूलों को बंद करने का जिला इंतजामिया की तरफ से आदेश दिया गया है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल आज राजौरी जिला में बंद हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई जगह पर हाईवे भी प्रभावित हुई है। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो कोटरंका से खवास जाने वाली सड़क, मंडी से बफिया जाने वाली सड़क या फिर मंजाकोट की जो लिंक्स रोड हैं वो भी आज बंद हैं, क्योंकि भारी बारिश के चलते इन सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिस वजह से ये सड़कें बंद हैं। सुबह से राजौरी जिला में बिजली भी गुल है और लगातार बारिश सुबह से राजौरी जिला में हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो बिना किसी ज़रूरी काम के अपने घरों से बाहर ना निकलें। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। अगर दर्द से पधर मंडी 4 लेन निर्माण में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने डीसी मंडी को सौंपा ज्ञापन। डीसी मंडी ने जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। एसआईआर पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम, वोटर लिस्ट को लेकर लोकसभा और राज्यसभा। रियासी से खबर है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश में खेरल गुप्तकाशी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा तेज बहाव में बह गया है, जिससे कई गांव का जिला मुख्यालय से सड़क का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। गांव में बिजली व्यवस्था ध्वस्त होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बच्चे और बुजुर्ग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करते हुए नजर आए। ये नजारा देखकर गाँव वाले दहशत में हैं और बारिश थमने तक हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी और लगभग रात के कोई 11 बजे ज़्यादा इस नाले में पानी आता है और ये कनेक्टिविटी जो है रास्ते की बिल्कुल
वॉश आउट हो जाती है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे 11 kV वायर यहाँ पे लगी हुई थी, वो वायर जो है वो भी यहाँ पे कुछ पोल्स इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए थे, उनका भी नामो निशान मिट गया है। तो बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारा लगातार हमने अभी जब बारिश हो रही है उसके ये सड़क मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गया, हिस्सा इसका गिर गया। बिल्कुल, अभी कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो जो मेन रोड से गुप्तकाशी की तरफ रास्ता जाता है, इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल अब बंद हो चुकी है। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आपने हमारे गरीबों की से एक बुरे वक्त में हमारा सुध बुध लिया, क्योंकि हम पिछले साल से सरकार के आगे, प्रशासन के आगे पूरा रोन पिटन कर रहे हैं कि हमारी साइड देखो, मगर आज दिन तक कोई केयर नहीं की। पिछले साल का ये रोड वॉश आउट हुआ था, हमने आज काफी हिस्सा गिर गया, हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी टूट गई है। आज सर जी इतना हिस्सा गिरा है कि कोई सोर्स ही नहीं है इसको। तो अभी आर पार लोग कैसे कर रहे हैं? बच्चे हम देख रहे हैं आगे जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। सर जी आर पार की बात है तो आप सब कुछ अपने सामने दे रहे हैं। बच्चे आज जो 100-150 स्कूल में बच्चा आता था वो आज बिल्कुल कोई गैर हाजिर है, नहीं आ सके कोई। तो ये अपील है हमारी, ये रोड बन जाएगा पूरा, नाले में ब्रेश वे पा जाएंगे पूरा तक। हमारे पास से बच्चे भी आते हैं, 100-150 बच्चे इधर से भी आते हैं। आज स्कूल में कोई बच्चा नहीं आया। अब देख सकते हो सारे, देखो रोड है। सुबह टीचर आए थे, वापस हो गए, क्या आना टीचर इधर जाकर, टीचर बच्चे नहीं आए तो हम क्या पढ़ाएंगे। त्राल के गिनाईगुंड इलाके के लोगों ने यंगोनी इलाके को जोड़ने के लिए लाम नाले पर पुल बनाने की मांग की। उनका कहना है कि इससे कई गांव आपस में जुड़ जाएंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार उनकी जमीन गांव के दूसरी तरफ है, जहां पहुंचने के लिए उन्हें नाला पार करना पड़ता है, जबकि उनके मवेशी भी वहीं चारागाहों में चरते हैं। उन्होंने कहा कि नाले के किनारे एक सुरक्षात्मक बांध का निर्माण भी बेहद जरूरी है। उन्होंने स्थानीय विधायक और संबंधित विभाग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। सबसे बड़ा मसला है हमारा ये पुल का। आपने देखा होगा ये लकड़ी का पुल है, ये हमें साल में 4-5 बार बनाना पड़ता है, क्योंकि इस तरह बारिश नहीं हुई तो पानी कम है। जब बारिश होती है तो हर दिन उसको पानी अपने साथ भाग के ले जाता है। खांडगुंड लीजिए, सोफीगुंड लीजिए, आप डारगंडे गोंड लीजिए, गढ़पोरा, गुर्जर बस्ती, ये एक रात का पुल है। नागना, ये यंगवनी और उन गढ़पोरा के बच्चे भी हमारे गाँव में पढ़ने आते हैं, लेकिन जब भी पानी होता तो वो स्कूल नहीं आ सकते हैं। और जब कभी कोई बीमार, कोई ओल्ड एज या कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो जो नाले में पानी होता है तो वो समझो कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम पिछले 4 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं, बार बार एप्लीकेशन दिए, उनकी DPR भी तैयार है उसके लिए कि ये रास्ता पुल आप बनाए। मेन जो हम सिर्फ तहसील हेडक्वार्टर से हम सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन कोई बड़ा काम हमारे गांव में कोई जो तरक्की का काम है वो अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ से बस छोटे छोटे काम जो नरेगा के कुछ काम है वो हुए हैं। जैसे अगर हम यहाँ से देखेंगे, इसमें एक प्रोटेक्शन बंड की भी ज़रूरत है वहाँ से, क्योंकि जब भी अगर कभी पानी आ जाएगा, खुदा न खास्ता अगर वहाँ से ये नाला कट जाता है वो सारा गांव की तरफ आ जाएगा, तो प्रोटेक्शन बंड की भी ज़रूरत है। और बिल्कुल हम आपकी वसातत से ये जो है हमारी अपनी बात आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश कर। और उधमपुर जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों और नालों के उफान पर आने से हालात गंभीर हो गए हैं। कोघा से चिगली पिंगला रोड का एक हिस्सा धंसने से 5 गांव का संपर्क मुख्य उधमपुर रामनगर रोड से कट गया है। भूस्खलन की वजह से सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की चिकित्सा सेवाएं और आम आवागमन बुरी तरह प्रभावित है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग की जल्द मरम्मत की जाए ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। सर मेरा नाम मोहन सिंह है। सर हमारे 4 गांव हैं और कोई हमारा बीमार हो जाएगा, छोटे बच्चे सियाना कोई बीमार होगा, हम सर कैसे जाएंगे? हमारे सारे रोड ये नालियां ब्लॉक पड़ी हैं, जो इधर पसे चले आगे सर रोड पे पत्थर पड़े, आगे कोई ना कोई देखने जाता है। सर बारिश तो 1-1.5 मंथ से हमारे इधर बारिश हो रही है डेली हमारे इधर तो डेली बारिश हो रही है सर। आज तो पूरी रात को बारिश हुई तो रोड इधर से आगे तक सर 5-6 जगहों में पसी चली गई है रोडों पे। एक और रोड है सर उधर से फटा हुआ है, वो भी चला जाएगा अगर नहीं कोई देखने आया। जैसे उधर से भी नालियाँ ब्लॉक पड़ी हुई हैं, इधर से देखो आप ही देख रहे हो नाली ब्लॉक है। पहले पस्सी आई थी, 1 मंथ पस्सी नहीं उठाई, इधर ऊपर पस्सी आई है सर 4 साल से, वो पस्सी नहीं उठा रहा है कोई। इधर से देखो इतनी सी गाड़ी फिक्स ही आती है, थोड़ी सी गाड़ी फिक्स ही तो नीचे चली जाएगी। पुलवामा जिले के नवपुरा पाइन इलाके में दूषित पेयजल ने स्वास्थ्य संकट खड़ा कर दिया है। जल शक्ति विभाग की ओर से सालों पहले अधूरी छोड़ी गई जल आपूर्ति योजना के वजह से आज भी लोग एक नाले से पानी पीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस दूषित पानी के सेवन से, इस्तेमाल करने से कई लोग बीमार पड़ चुके हैं और कुछ की मौतें भी हो चुकी हैं। क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। लोगों ने प्रशासन से इंतजामिया से जल्द साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। आज तक मिल पर नहीं पहुंचा है। एवन यहाँ पे ट्यूबवेल जो इसका वेल है वो भी रेडी पोजीशन में है,
यहाँ पे उन्हें पाइपलाइन जो बिछाई है वो भी रेडी पोजीशन में है। बहुत टाइम पे हम लोगों ने कंसर्न अथॉरिटीज़ को, जो भी हमारा इदारे जो इनके हैं, उनसे कांटेक्ट किया। उनके पास गए, डीजी साहब के पास गए, एक्जन के पास गए। इनका एंटी करप्शन ब्यूरो इनका पड़ा हुआ है इसके पीछे। 85 लाख का प्रोजेक्ट था ये करीबन। दूसरी बात है कि यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि जब तक आपका ये इशू एंटी करप्शन ब्यूरो में सॉल्व हो जाएगा, मे बी इट विल टेक 10, 5, 8 ईयर्स, मगर तब तक आप ऐसा करिए कि कनेक्शन जो भी है वो बहाल करिए, ट्यूबवेल के साथ, वेल के साथ बहाल करिए, ताकि हम लोग साफ़ पानी पी सकें। गई मरीज ये बच्चे बेमार, जनान मोहनी बेमार सारी, तो ये गई जबरदस्त बच्चे प्रॉब्लम, बड़ बच्चे बेमार वह पोशन तप ये वसन वन कंस। वुनस होते डम्बुक आब, डम्ब नालुक इथे कन तथ मज मकुर आब वसन। रामबन के सुजमतना बी क्षेत्र के लोग सालों से बिजली आपूर्ति की गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारी मासिक शुल्क देने के बावजूद क्षेत्र में बिजली के तार और खंभों जैसी बुनियादी संरचना का अभाव है और इससे न केवल दैनिक जीवन बाधित हो रहा है, बल्कि लोगों में गहरी नाराजगी भी देखी जा रही है। निवासियों का कहना है कि उन्हें बिना उचित सेवा के शुल्क चुकाना पड़ रहा है। ये स्थिति संबंधित विभागों की उदासीनता को उजागर करती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान और सुचारू बिजली आपूर्ति की मांग की है। यही है मेरी जनाब, 20 साल से हम ऐसे लटके हुए हैं, किराया डबल आता है, अग्रीमेंट भी है, तार भी नहीं है, पोल भी नहीं है, और कई बार हमने बोला उनको तार नहीं मिली, पोल नहीं मिला। तो क्या गुजारिश करेंगे आप? गुजारिश यही, हमें पोल चाहिए और तार चाहिए, पक्का काम चाहिए बस। हमने भी देखा यहाँ की क्या हाल है। यहाँ 8 घरों को 6 अग्रीमेंट हैं, हर महीने 550 बिल आती हैं। सर आपने भी हाल देखा हमारे तार पोल का, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेहरबानी आप कुछ ये रिपोर्ट वहाँ तक पहुँचाए ताकि हमें तार पोल मिले, हम भी जिए।